हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, हम लोग जानेंगे मिशन नौकरी के तहत वो जीके के क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स के लिए रेलिवेंट है या आने वाले एग्जाम्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उन क्वेश्चंस की सीरीज़ हम लोग देखेंगे और उन क्वेश्चंस में अब बारी है क्वेश्चन नंबर 55 से। दो सीरीज़ हमने पीछे बना ली है, आप उसे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है हमारा कि भारत के किस राज्य की सीमाएँ तीन देश अर्थात नेपाल, भूटान, चीन इन तीनों से मिलती है। तो फ्रेंड्स, वो राज्य हमारा सिक्किम है। सिक्किम तीन देशों से सीमाएं अपनी साझा करती है। आगे की अगर बात करें, क्वेश्चन ये एक पूर्वोत्तर राज्य है, ध्यान रखेंगे, अर्थात कि ये पूर्वोत्तर हिस्से में पड़ती है। आगे की बात करें फ्रेंड्स, सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी की बात कर रहा है, तो सबसे प्राचीनतम श्रेणी आपकी कौन सी है? तो अरावली है। और अरावली पाई कहाँ जाती है? तो राजस्थान में। फ्रेंड्स, ये राजस्थान में एक ऐसी पहाड़ी है जो पूरे राजस्थान को दो हिस्सों में बांटती है, अर्थात कि उत्तर से दक्षिण दो हिस्सों में से बांटती है। इसे अन्य नाम आर्डा वाला पर्वत अर्थात कि राजस्थान का आर्डा वाला पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 57 की, तो क्वेश्चन नंबर 57 कहता है हमारा शिवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स, ये पहाड़ी स्थित है हमारा कहाँ? तमिलनाडु में। और ये फ्रेंड्स, एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है कि ये किस घाटी में स्थित है। तो ये किस घाटी में स्थित है? तो पूर्वी घाटी में स्थित है। राइट फ्रेंड्स, अगर इसकी कभी कभी क्या पूछ देता है कि आपसे ऊंचाई पूछ देता है, तो इसकी ऊंचाई की बात करें हम तो 1602 मीटर की ऊंचाई है इसकी। ठीक है फ्रेंड्स, इसे याद रखेंगे। देखते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा का नाथुला दर्रा कह रहा है कि नाथुला दर्रा किस राज्य में है? तो नाथुला दर्रा सब किसी को पता है कि सिक्किम राज्य में है। तो सिक्किम राज्य में, साथ में कभी कभी इसकी ऊंचाई पूछता है, तो ये भी याद रखेंगे 14,250 फीट की ऊंचाई पर यह है। और ये कहाँ से कहाँ तक जाती है? तो सिक्किम से लेकर यह तिब्बत तक जाती है। कभी कभी तिब्बत की घाटी का नाम पूछ देता है, जहाँ तक ये नाथुला दर्रा जुड़ती है, तो उसका नाम है चुब्बी घाटी। ठीक है, चुब्बी घाटी है जहाँ तक ये जाती है। क्लियर है फ्रेंड्स? देखते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है भारत की तटीय रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो भारत की तटीय रेखा की कुल लंबाई की बात की जाए तो वो 7500 किलोमीटर है। अगर कुल लंबाई की बात की जाए, कुल लंबाई का मतलब होता है कि अंडमान निकोबार का हिस्सा भी इसमें है शामिल और लक्षद्वीप का हिस्सा भी इसमें शामिल कर लिया जाता है। कभी कभी क्वेश्चन आपका बदल देता है और पूछता ये है कि सबसे अधिक किस राज्य की तटीय रेखा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गुजरात। गुजरात का आपकी तटीय रेखा सबसे ज़्यादा है और कितनी है? तो 1214.7। और कभी कभी पूछेगा क्वेश्चन कि सबसे छोटी तटीय रेखा किसकी है? तो वो फ्रेंड्स गोवा की है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें तो कहता है कि 1953 में आंध्र प्रदेश जब राज्य बना था तो उसकी राजधानी कौन सी थी? तो राजधानी उस समय फ्रेंड्स कुर्नूल थी। लेकिन एक और बात ध्यान रखना है कि 1953 में यह पहला राज्य था जो लैंग्वेज के बेस पर अर्थात कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो ये भी क्वेश्चन आपका आंध्र प्रदेश ही आंसर होगा। और क्यों बना था ये राज्य? इसके लिए होगा तो होगा रामल्लू एक वहाँ के व्यक्ति थे जिन्होंने अनशन पर बैठा था कि हमें तमिल लैंग्वेज का एक अलग प्रदेश चाहिए, तो इस बेस के आधार पर इसको अलग किया गया। हालांकि पहली बार जो देश के अंदर राज्य पुनर्गठन का नियम लागू हुआ वह 1 नवंबर 1956 को लागू हुआ था, जिसे हम फजल अली आयोग के नाम से भी जानते हैं। तो कभी कभी यही पूछ देता है आपको कि सबसे पहला राज्य कौन अलग हुआ था और ये आयोग कब लागू हुआ? तो ध्यान रखेंगे इस आयोग का नाम फजल अली आयोग है, ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल कौन सा था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल जो था महालनोबिस मॉडल था। फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा कि यह जो आपका पंचवर्षीय योजना स्टार्टअप हुई थी 1951 से स्टार्टअप हुई थी और 1951 से कब तक चली थी? 2014 तक चली थी। और 2015 से नीति आयोग आ गया। 2015 से कौन आयोग आ गया? नीति आयोग आ गया। एग्जाम में क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि नीति आयोग कब आया? तो 2015 हो जाएगा आपका। और पंचवर्षीय योजना कब से स्टार्ट हुई? तो 1951 से 2014 के बीच में। यह दूसरी पंचवर्षीय योजना है जिसे महालनोबिस मॉडल के नाम से जाना जाता है। हालांकि एग्जाम में क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि किस पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक कृषि पर जोर दिया गया है? तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स होगा तीसरी पंचवर्षीय योजना, अर्थात कि थर्ड पंचवर्षीय योजना, जो कब से कब तक चली थी? यह पंचवर्षीय योजना चली थी 1961 से लेकर 1966 तक।
हालांकि ये 65 तक पंचवर्षीय योजना प्रभावी रही, लेकिन 1965 से 66 के बीच में हमारी जो युद्ध हुई पाकिस्तान के साथ, इस समय इसकी स्थिति बिगड़ गई थी। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कि अर्थशास्त्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, अर्थात इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में पहला नोबेल प्राइज। तो फ्रेंड्स, इसे दिया गया था टीन बर्गेन, जेन और फ्रिस रगनार को। ठीक है, ये कब दिया गया था? तो इसे अगर पहली बार देने की बात की जाए तो ये दी गई थी 1969 में, 1969 में दिया गया था। लेकिन अगर बात किया जाए इंडिया बेस पे, तो इंडिया बेस पे सबसे पहली बार दिया गया था 1998 में, और किसको दिया गया था? अमर्त्य सेन को। तो आप इंडिया का अमर्त्य सेन का जरूर नाम याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 68 नंबर क्वेश्चन कहता है हमारा, भारत की प्रथम नाभिकीय संयंत्र का क्या नाम था? फ्रेंड्स, कभी कभी पूछ जाता है कि संयंत्र कहाँ था सबसे पहला, तो याद रखिएगा तारापुर में। तारापुर में कहाँ? अर्थात कि मुंबई में। ठीक है, और इसका नाम अगर पूछ दे कि मुंबई के उस जगह का उसका नाम क्या है, तो ये था टिम्बोगे, वो आपका था ट्राम्बे। मुंबई के कहाँ पे? ट्राम्बे में। ठीक है, और इसका नाम क्या रखा गया था? तो अप्सरा नाम रखा गया था। ध्यान रखना, इसका नाम क्या रखा गया था? अप्सरा नाम रखा गया था। चलिए आगे देखते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछता है कि हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो फ्रेंड्स, वो धातु है फेरस, अर्थात कि लोहा। ठीक है, ये हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी को पूर्ति करने के लिए जिम्मेवार होता है। आगे अगर बात करें तो पेट्रोलियम को शुद्ध कैसे किया जाता है? तो पेट्रोलियम को शुद्ध करने का जो विधि है वह प्रभाजी आसवन श्रवण विधि है। प्रभाजी आसवन श्रवण विधि है, लेकिन ये ऐसा ऑप्शन कोई नहीं है, इसलिए आसीय श्रवण हम इसे कह सकते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन कहता है, मानव के किस अंग में कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है, अर्थात कोलेस्ट्रॉल बनता कहाँ? तो फ्रेंड्स, कोलेस्ट्रॉल बनता है यकृत में। सीधे शब्दों में कहा एग्जाम में कभी पूछ जाता है लीवर, तो लीवर भी इसका सही आंसर होगा। कोलेस्ट्रॉल कैसे बनता है? तो ये आपको पता होगा कि प्राकृतिक रूप से वसा क्या होता है, टूटकर कोलेस्ट्रॉल में बनता है। जब इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो यह आपका क्या होता है कि रक्त के जो आपके वेसल्स होते हैं उनमें इकट्ठा होने लगता है, जिनसे आपको हार्ट अटैक जैसी समस्या हो सकती है। चलिए आगे देखते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। तो कहता है टिबिया नामक रोग पाया जाता है। टिबिया नामक हड्डी, माफ कीजिएगा, टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो टिबिया नामक हड्डी जो है पैर में। पैर की एक और हड्डी आपका प्रसिद्ध है, वो है आपका फीमर, जो कि आपके शरीर की सबसे बड़ी हड्डी के रूप में भी जानी जाती है। अगर आगे बात कीजिएगा तो एक दर्पण सदैव करता है। तो दर्पण क्या करेगा भाई? तो दर्पण हमेशा आपका परावर्तन करेगा, क्योंकि उसका एक पार्ट कलई किया हुआ रहता है और एक पार्ट ही सरफेस आपका खुला रहता है, जिनसे प्रकाश की किरणें पड़ती है और लौट जाती है, इसलिए सिर्फ इसमें परावर्तन की क्रिया होती है। अगर आगे बात करें हम लोग तो अगला क्वेश्चन कहता है, किसी द्रव को उसके क्वथनांक से पूर्व वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो क्वथनांक से पूर्व मतलब कि 100 डिग्री सेल्सियस अगर क्वथनांक है, तो 100 डिग्री से पहले अगर जो आपका भाप बनेगा उस क्रिया को हम क्या कहेंगे? वाष्पीकरण कहेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो चाकू से काटने वाला आपका कौन है मुलायम? सोडियम। सोडियम ज़्यादा ज्वलनशील भी होता है, इसलिए इसे किरोसिन तेल के अंदर रखा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका सोडियम को रखा कहाँ जाता है? किरोसिन तेल में। ठीक है, क्यों रखा जाता है? क्योंकि किरोसिन तेल में O2 की कमी रहती है, O2 इसमें नहीं पाया जाता है। देखते अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन कहता है, किस गैस का इस्तेमाल सिगरेट के लाइटर में किया जाता है? तो फ्रेंड्स, वो कौन सा गैस है? ब्यूटेन, C4H10। C4H10 इसका सूत्र होता है, ध्यान रखेंगे। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ा अंग है यकृत, जिसका वजन लगभग 1.5 kg के बराबर होता है, 1.5। राइट फ्रेंड्स, देखते अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है, रक्त अल्पता। रक्त अल्पता का मतलब होता है एनीमिया, खून की कमी। तो खून की कमी का मतलब क्या हो गया? अब आरबीसी की कमी, और आरबीसी का मतलब हीमोग्लोबिन की कमी, मतलब कि आयरन की कमी, लोहा की कमी, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं। इसलिए जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको आयरन की गोली दी जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कहता है, एक खींचे हुए धनुष में कौन सी ऊर्जा है?
जब धनुष को खींच लीजिएगा और खींच के रोक दीजिएगा तो वहाँ पे कौन सी ऊर्जा होगी, वहाँ पे होगी स्थितिज ऊर्जा। लेकिन आप जिस समय खींच रहे होते हैं उस समय आपकी कौन सी ऊर्जा जा रही होती है, गतिज ऊर्जा। ध्यान रखिएगा, गतिज ऊर्जा का कन्वर्जन किस में हो गया, स्थितिज ऊर्जा में वहाँ पर हो गया है। क्लियर है। ध्यान रखिए कि ऊर्जा न तो कभी उत्पन्न किया जाता है न इसका कभी क्षय होता है। तो खींचते हैं तो गतिज ऊर्जा और रोक दे तो स्थितिज ऊर्जा में बदल जाएगा। देखते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि किस दिन पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है। तो पृथ्वी से सूर्य की सबसे अधिक दूरी का मतलब वह कौन सा दिन होगा, तो वह दिन होता है आपका कब, 4 जुलाई का दिन। 4 जुलाई के दिन जो होती है पृथ्वी जो होती है वह सबसे ज़्यादा दूरी पर रहती है सूर्य की। इसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं, अपसौर। एग्जाम में कभी पूछ देता है अपसौर, ठीक है। और इसका उल्टा होता है जब पृथ्वी ज़्यादा नज़दीक हो, जिसे हम लोग कहते हैं उपसौर। क्या कहते हैं इसे, उपसौर। और ये दिन कब होता है, 3 जनवरी को। 3 जनवरी को सूर्य जो होती है पृथ्वी के ज़्यादा समीप होती है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो कहता है कि आपका कोयला का सर्वोच्च प्रकार कौन सा है। तो कोयला का सर्वोच्च प्रकार में बात किया जाए तो एंथ्रासाइट, इससे सबसे ज़्यादा ऊर्जा आपको प्राप्त होती है, जो चमकदार भी होती है और बिल्कुल ब्लैक क्वालिटी में होती है, ठीक है। देखते अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है किस रोग की पहचान के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। तो विडाल टेस्ट वास्तव में टाइफाइड के लिए किया जाता है। हालांकि टाइफाइड जो है यह पानी से फैलने वाला रोग है, दूषित पानी से फैलने वाला रोग है। टाइफाइड और हैजा दोनों पानी से फैलने वाले रोग हैं, जबकि मलेरिया और पीला ज्वर ये दोनों मच्छर से फैलने वाले रोग हैं। एग्जाम में कभी कोई पूछ देता है कि हैजा और टाइफाइड किन से आपका रोग फैलता है, तो दूषित पानी या खाद्य पदार्थों से होता है, और मलेरिया और पीला ज्वर मच्छर के काटने से होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कहता है पृथ्वी के अगल बगल ग्रहों की संख्या। तो पृथ्वी की अगल बगल ग्रह मतलब कि पूरी ग्रह की लिस्ट आपको पता होना चाहिए, पहले कौन फिर उसके बाद कौन। तो दूरी के हिसाब से अगर याद करना है आपको तो एक छोटा सा ट्रिक है, आप उसे याद रखना है। बस पा मोबाइल से अब दूर, बस पा मोबाइल से अब दूर, मोबाइल से अब दूर। क्लियर है फ्रेंड्स। इस ट्रिक के माध्यम से क्या कर सकते हैं कि आप याद रख सकते हैं कि क्रम को, किसके क्रम को, तो ग्रहों के क्रम को। पहला क्या है आपका ब का मतलब क्या हो गया, बुध, ठीक है। और दूसरा क्या है आपका वर्ड श का मतलब शुक्र, ठीक है। प का मतलब पृथ्वी, और पृथ्वी के बाद कौन सा हो जाएगा, पृथ्वी के बाद म से हो जाएगा मंगल, उसके बाद ब से हो जाएगा आपका कौन सा, बृहस्पति, और उसके बाद स से क्या हो जाएगा, स से शनि, और अ से अरुण, और ब से वरुण, ठीक है। इसे याद रख सकते हैं आपका कौन, बुध, उसके बाद स से कौन हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा, शुक्र के बाद पृथ्वी हो जाएगा, पृथ्वी के बाद मंगल हो जाएगा। इस तरह से क्रम को आप याद रख सकते हैं। ट्रिक है आपका बस पा मोबाइल से अब दूर, ठीक है। तो कह रहा है कि आपको पृथ्वी के समीप की बात कर रहा था, स से शुक्र और म से मंगल। तो देखिए शुक्र और मंगल किसमें ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, ये आपका सही जवाब है। देखते अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है आपका क्वेश्चन बिजनेस एट द स्पीड ऑफ थॉट, इसके राइटर कौन से हैं। तो बिजनेस की बात की जा रही है, सबसे ज़्यादा बिजनेसमैन में कौन आगे है, बिल गेट्स। इसके राइटर भी आपके बिल गेट्स ही है। चलिए आगे बात करेंगे एसी मोटर का आविष्कार किसने किया था। ध्यान रखिए क्वेश्चन किया हुआ है एसी मोटर की बात कर रहा है, इसलिए इसका आंसर होगा निकोला टेस्ला। अगर सिर्फ विद्युत मोटर का होता बात तो उसका आंसर होता है आपका फैराडे। इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, कभी भी आंसर को आप जल्दीबाजी में आंसर करने की कोशिश ना करें। विद्युत मोटर रहता है तो फैराडे, और विद्युत एसी विद्युत मोटर की बात हो रही है तो इसका सही जवाब निकोला टेस्ला होगा। अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन कहता है कि मदरलैंड नामक अखबार किसने प्रकाशित किया था। तो फ्रेंड्स ये किए थे मजहरुल हक। जिस समय असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 और 22 के बीच में, तो उस समय मजहरुल हक ने पटना से मदरलैंड नामक क्या किया था, अखबार को प्रकाशित किया था। यह बिहार स्पेशल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं तो कह रहा है कि 1922 ईस्वी में कांग्रेस का 37वां अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो फ्रेंड्स ये हुआ था गया में। कभी कभी इसका पूछ जाता है कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो ये भी याद रखना सी आर दास ने की थी। क्लियर फ्रेंड्स, यानी कि चित्तरंजन दास, इसे शॉर्ट में कह सकते हैं, इसे फुल फॉर्म में चित्तरंजन दास कहते हैं। राइट फ्रेंड्स, आगे देखते हैं तो कहता है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी।
तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की बात की जाए तो 1916 को, अर्थात कि 3 फरवरी 1916 को पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। सुन के आपको लग रहा होगा क्वेश्चन में कमी है, लेकिन बिल्कुल भी क्वेश्चन में कमी नहीं है। बिहार में प्रधानमंत्री भी बने थे और मोहम्मद यूनिस खान पहले प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए थे। 1935 के जब अधिनियम आया था, उनके आधार पर 1937 में भारत में सबसे पहली बार चुनाव हुआ था और इस चुनाव के दौरान 5 प्रांत में कांग्रेस ने अपनी पूर्ण बहुमत प्राप्त की थी और उनमें बिहार में मोहम्मद यूनिस खान को प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया था। चलिए फ्रेंड्स, अगर आगे की बात करें तो पूछता है कि बिहार में कुल संसदों की संख्या कितनी है। संसदों की संख्या का मतलब क्या होता है कि वह आपकी कितनी संख्या है, किसकी, आपकी लोकसभा सीट्स की। तो लोकसभा सीट कितनी है, टोटल 40 है। अगर यही आ जाता क्या विधानसभा के सीटों की संख्या, तो 243 हो जाता। और 243 में से अगर SC ST को काटा जाए तो SC की सीट टोटल कितनी होंगी, 38, और ST की सीट की अगर बात की जाए तो 2। ये आरक्षित सीट है, किसमें, आपका विधानसभा में। अगर आप बात करेंगे किसके बारे में, लोकसभा के लिए, तो लोकसभा की कुल सीटों की संख्या 40 है। आशा फ्रेंड्स, अच्छा लगा होगा आपका वीडियो। आप चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।